मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विधि मैथ द्वारा। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न का कंसेप्ट आया कैसे? मान लीजिए हमें कोई चीज दिखानी है इस तरीके से, ये एक सेब है तो एक तो ये कंप्लीट हो गया। दो सेब हमें दिखाना है तो एक ये भी हो गया, यानी एक ये हो गया एक ये हो गया, है ना। दो सेब ये हो गया। अब मान लीजिए हमें आधा दिखाना है, आधा सेब, तब क्या करेंगे? तब उस केस में सेब का आधा हिस्सा हम किए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये सोचने वाली बात है, यहीं पे भिन्न का जन्म हुआ, है ना। अगर हम किसी संपूर्ण हिस्से को दिखा रहे हैं, पूरे पार्ट को दिखा रहे हैं, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन अगर हमें किसी फ्रैक्शन को दिखाना है, किसी संपूर्ण हिस्से के पार्ट को दिखाना है, हिस्से को दिखाना है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब उस केस में हमें भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा। तो भिन्न का जन्म एक्चुअली हुआ यहीं से। कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए एक सेब है, अब इस सेब को तो हमने एक लिखा पूरा, तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा एक सेब कंप्लीट हो गया एक, ठीक है। अब मान लीजिए इस सेब का हमने दो हिस्सा किया, बराबर बराबर दो हिस्सा किया, दो पार्ट किया। अब इस आधे पार्ट को हमें दिखाना है, आधे पार्ट को हमें दिखाना है, तो हमें भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा। और उस केस में इसको हम कैसे दिखाएंगे? पूरे एक सेब को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? दो हिस्से में डिवाइड किया। और ये शेडेड पार्ट अगर हमें दिखाना है तो एक पार्ट है, दो हिस्से का एक पार्ट में लिया गया, तो ये कितना हो गया? 1/2। तो भिन्न का जन्म यहीं से हुआ कि जब हम किसी संपूर्ण हिस्से को पार्ट के रूप में डिवाइड करें या पार्ट के रूप में उसको दिखाए, शो करना हुआ, तब भिन्न का सहारा लिया गया। तो अब भिन्न होता क्या है? डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें भिन्न का, तो भिन्न की डेफिनेशन एक्चुअली है कि किसी संपूर्ण को, संपूर्ण मतलब कोई भी एक चीज हो, कोई संपूर्ण हो, और उसके फ्रैक्शन को, जब उसके पार्ट को, जब उसके किसी एक भाग को हम शो करना चाहेंगे, तो हमें भिन्न के हिसाब से ही दिखाना पड़ेगा, भिन्न का ही सहारा लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि भिन्न की परिभाषा अगर इस तरीके से देखें तो किसी संपूर्ण हिस्से के एक भाग को भिन्न के रूप में दिखाया जाता है, ये परिभाषा हो गई। अब भिन्न को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, ये भी परिभाषा बनती है कि वह संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू ये होल नंबर है, यानी होल नंबर का मतलब कि 0 1 2 3 इस तरीके से ये संख्याएं हैं। पी और क्यू 0 1 2 3 होल नंबर्स है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यानी पी बाई क्यू के रूप में अगर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2/3, 2/3 क्या है? ये इसको भिन्न कहा जाएगा, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया और क्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो अब भिन्न कैसे लिखा जाएगा? मान लीजिए हमने 1/1 लिखा, 1/1 हो गया, 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 8/8 हो गया, है ना, 7/5 हो गया, या 0/6 हो गया, इस तरीके से। ये सारे भिन्न के उदाहरण हैं, ये सारे भिन्न के उदाहरण हैं। अब किसी के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1/1, 1/1 ये भिन्न कैसे हुआ? ये तो पूरा एक हिस्सा है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक हिस्सा है, लेकिन इसको हम भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं। अगर हम 1/1 ना भी लिखे, सिर्फ 1 लिखे, तो भी ये भिन्न है, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। या अगर हम 2 भी लिखना चाहें, यहाँ मान लीजिए 2 हमने लिखा और किसी ने पूछा कि भैया ये 2 जो है ये भिन्न है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये भिन्न है, क्योंकि भिन्न को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये 2/1 लिखा जा सकता है। हालांकि ये दो संपूर्ण पार्ट को दिखाएगा, लेकिन ये फिर भी भिन्न कहलाएगा, क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भिन्न का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब एक चीज और समझते हैं कि हमने जब परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, तो वहां भी पी बाई क्यू का हमने जिक्र किया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो वैसे यहाँ भी भिन्न को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब एक चीज और समझने वाली है कि भिन्न ऋणात्मक हो सकती है कि नहीं हो सकती। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक भिन्न है 3/4, तो 3/4 जो है, अगर इसको हमने ऋणात्मक ले लिया, मान लीजिए 3 -3 हमने कर लिया, तो इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि
क्या चार, मान लीजिए एक पिज्जा है, यही मान लीजिए एक पिज्जा है, इस पिज्जे का हमने कितना हिस्सा किया, 4 हिस्सा किया, और 4 हिस्से में से हमें 3 - 3 लेना है, तो क्या ये संभव है? तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। तो गणितज्ञों ने क्या कहा, लेकिन -4 बटा माइनस भिन्न यूज होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि 4 हिस्से में से हम -3 हिस्सा लें। तो इसको क्या कहा गया, इसको सीधे सीधे परिमेय संख्या बता दिया गया, क्योंकि परिमेय संख्या निगेटिव भी होती है, इस वजह से ये निगेटिव परिमेय संख्या हो गई। अब काम चाहे सीधा पकड़ा जाए चाहे घुमा के पकड़ा जाए, बात वही हुई। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर एग्जाम में आता है तो हम लिखेंगे भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है, उसका सीधा सीधा फार्मूला यही यही कंसेप्ट उसका है कि हम भिन्न को जब भी दिखाएंगे तो इस तरीके से 4 में से 1 हिस्सा लिया जाएगा, 2 हिस्सा लिया जाएगा, 3 हिस्सा लिया जाएगा, या 4 का चारों लिया जाएगा, लेकिन हम निगेटिव नहीं ले सकते उसमें। या मान लीजिए इसी को हम लिखे 3 बटा -4, अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, -4 कोई पार्ट हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हो, उनको इस तरीके से ये भिन्न दिख रही है, तो हाँ बिल्कुल, तब भी ये निगेटिव दिखेगा भिन्न, और इसी को परिमेय संख्या को निगेटिव तौर पे मान लिया गया, परिमेय संख्या को निगेटिव तौर पर मान लिया गया। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं होती। अगर इस तरीके से है तो उसको हम परिमेय संख्या मान के अज्यूम करके और आगे काम करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो, एक कंफ्यूजन यहां भी हो सकता है, क्या जीरो भिन्न है क्या? बिल्कुल जीरो भिन्न है। जीरो भिन्न का मतलब जैसे हमने मान लीजिए 0/6 लिखा, तो किसी सेब का या किसी पिज्जा का हमने 6 हिस्सा किया और उसमें से एक भी हिस्सा हमने नहीं लिया, यानी 0 हिस्सा हमने लिया, तो उस पार्ट को हम क्या शो करेंगे, 0/6 शो करेंगे, है ना। यानी 0/6 विभिन्न है। तो इन भिन्नों में जो भी हमने एग्जाम्पल दिया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और, मान लीजिए कि इस तरीके से भिन्न लिखी हुई है, इस तरीके से भिन्न लिखी हुई है, 1 सही 1/2, इस तरीके से भिन्न। आगे अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन समझ लेना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कंप्लीट पार्ट है, एक तो पूरा सेब है या पूरा पिज्जा है, और प्लस आधा और है। आधा हम लोग समझ लिए हैं कि पिज्जे का हम 2 पार्ट करेंगे और 1 पार्ट और लेंगे, यानी अगर हम इसको पिक्चोरियली दिखाना चाहें तो एक पिज्जा हमारा ये कंप्लीट हो गया, और एक पिज्जे का जो है वो आधा पार्ट हो गया, ये आधा पार्ट ये हो गया, है ना। तो ये एक पूरा और आधा मिला के 1 सही 1/2 इसको पढ़ा जाएगा, और इसको समझा जाएगा कितना, 1 + 1/2, इस तरीके से 1/1/2। अब जो चीजें और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानने लायक है, वो है भिन्न को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p क्या कहलाता है, p कहलाता है अंश, p कहलाता है अंश, और अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। ये हो गया अंश, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं हर, जो नीचे संख्या है इसको हर कहेंगे, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो ये बार, ये लाइन जो है, इसको भी कोई जानता हो तो बताइए, ये अगर कोई जानता हो तो बताइए। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको कहते हैं, ग्रीक भाषा में कहते हैं विनकुलम, ग्रीक भाषा में इसका नाम विनकुलम है, या फ्रैक्शन बार इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बार कहते हैं, या विभाजन रेखा कहते हैं, विभाजन रेखा, इसको क्या कहते हैं, विभाजन रेखा कहते हैं, है ना। तो ये तीनों नाम इसके हैं, कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। विनकुलम ग्रीक भाषा में है, इंग्लिश में फ्रैक्शन बार कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं विभाजन रेखा। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे, और बीच वाली जो पड़ी लाइन है इसको क्या कहेंगे, इसको फ्रैक्शन बार कहेंगे, विभाजन रेखा कहेंगे, या विनकुलम कहेंगे। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो भिन्न होती है, 2 ही तरीके की भिन्न होती है, 2 तरीके की भिन्न होती है। एक तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, एक तो हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन। अच्छा, इंग्लिश में नाम तो यही है, कैसी कोई भी भिन्न हो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दो ही तरीका है। लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहा जाता है, उचित भिन्न, या इसी को सम भिन्न भी नाम दिया गया है, सम भिन्न भी नाम दिया गया है ना। अब ये अगर उचित है तो इसको अनुचित कहा जाता है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और अगर ये सम है तो इसको विषम कह दिया जाता है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में उचित, सम, अनुचित और विषम ना देखे अगर किसी तीसरे नाम से पूछ लिया जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो हम उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर में से कोई एक ही मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे विषम भिन्न हो गया ये, है ना। क्योंकि अलग अलग नाम दिया जा सकता है, इन भिन्नों को अलग अलग नाम दिया जा सकता है, तो इसको आप लोग बहुत बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए अंश है, अंश और बटाहर, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, अंश बटाहर हो गया। अब अंश में, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमेशा क्या होगा? अंश हमेशा क्या होगा? हर से छोटा होगा, ठीक है ना। और अनुचित भिन्न जो है, यहाँ ये भी भाई अंश और हर में लिखी जाएगी, ये भी अंश और हर में लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ अंश जो है ये हमेशा क्या होगा? हर से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर अंश हर से छोटा हो गया, इसका मतलब कि जो भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिया 3/4 लिया, तो 3/4 को अगर हम भाग देके देखें तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.75। भाग देके देखेंगे तो दशमलव में 0.75, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसकी शुरुआत ही दशमलव से होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसकी शुरुआत ही दशमलव से होती है, और अगर दशमलव से शुरुआत हो गई किसी दशमलव संख्या का तो हमेशा वो क्या होगा? एक से कम होगा, है ना। और विषम भिन्न में अगर देखें तो विषम भिन्न क्या है? विषम भिन्न को हम लिख सकते हैं 4/3, यानी हमेशा इस केस में अंश बड़ा होगा हर से 4/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1.33 इस तरीके से आएगी, और ये हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा उसमें अंश बड़ा होगा हर से, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वहां क्या होगा? अंश छोटा होगा हर से, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद आ रही है, अभी हमने देखा कि हमने भिन्न पढ़ा था, हमने हमने भिन्न के एग्जाम्पल में दिया था 1/1 या 8/8, 1/1 और 8/8। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरीके से मिला, मान लीजिए अभी इसको छोड़िए, अगर इस तरीके से मिला तब ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा? ये 8/8, दो केस तो हमने पढ़ा, अंश छोटा होगा या अंश बड़ा होगा, लेकिन जब अंश और हर बराबर होंगे तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न ही कहते हैं। इसको भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये भी क्या है? ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी है। इसी तरीके से 1/1, अब 1/1, 1/1 भी क्या है? क्योंकि अंश और हर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही हो जाएगा। और इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, ये यूनिट फ्रैक्शन भी कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जिस भिन्न का अंश एक होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न भी कहते हैं। तो अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर भिन्नों के तो कई प्रकार होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ये सारी उसके बाद आपका कंपाउंड फ्रैक्शन हो गया, है ना, मिश्र भिन्न जिसको कहते हैं। तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, फ्रैक्शन दो ही टाइप के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। और अगर कोई भी फ्रैक्शन इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं तो वो एक केस होता है, एक स्पेशल केस होता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। जैसे 1/1 ये स्पेशल केस हो गया जब हमारा अंश भी एक है और हर भी एक है ना। जैसे आगे चलिए देखिए इसको, अगर हम यूनिट भिन्न की बात करें जो हम लोगों ने अभी जिक्र किया, यूनिट भिन्न, यूनिट भिन्न हमेशा उसमें क्या होगा? अंश एक होगा। जैसे
एग्जाम्पल हम लें यूनिट भिन्न की, यानी कि इकाई भिन्न, इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन है ना। यूनिट फ्रैक्शन में वह भिन्न जिसका अंश एक होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, एक होता है ना। तो एक बटा एक भी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, अंश एक होना चाहिए। 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 1/11 हो गया, ये सारे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, ये इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। दूसरी भिन्न जो होती है वो मिश्र भिन्न होती है। मिश्र भिन्न अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, या देख लीजिए, अभी देख लीजिए, एक होता है मिश्र भिन्न, है ना, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न का जन्म कहां से हुआ, मिश्र भिन्न एक्चुअली क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8/5, 8/5 में अंश ज्यादा है हर से, तो ये एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर इसको हमें शो करना है, तो इसको एक तरीका है, इसको शो करने के लिए हम 8 को भाग देंगे कितने से, 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ बचा 3, तो जितना ये बाहर गया, जितनी बार गया, यानी जो भी ये हमारा भागफल आया, भागफल को हम ऐसे सही में कंप्लीट लिखते हैं, ये कंप्लीट नंबर हो गया, और 3 पार्ट बचा और ये 5 हो गया, है ना। इस तरीके से एक सही 3/5, 8/5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सही 3/5। तो इसी भिन्न को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हमने क्या, किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न ये क्यों कहलाई, क्यों, मिश्र भिन्न जो है इसमें एक संपूर्ण हिस्सा भी है, एक टोटल एक पूरा पिज्जा है, और एक पिज्जे में से 5 हिस्सा किया गया, एक पिज्जे का 5 हिस्सा किया गया और उसमें से 3 हिस्सा ले लिया गया, तो एक सही 3/5 का मतलब यही हुआ कि मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न की परिभाषा क्या हो जाएगी, मिश्र भिन्न की परिभाषा हो जाएगी कि जिस भिन्न में संपूर्ण भी हो और फ्रैक्शन भी हो, यानी कि होल प्लस, है ना, होल प्लस फ्रैक्शन, ये दोनों अगर हो तो उसको क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे हम लोग मिश्र भिन्न। होल कोई भी हो गया, मान लीजिए 3 पूरा पूरा सेब हो गया और एक सेब का 3 हिस्सा किया गया, उसमें से एक हिस्सा ले लिया गया, तो 3 प्लस 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, यही पढ़ा जाएगा, एक सही 1/3। तो ये हो गया मिश्र भिन्न हो गया, इकाई भिन्न हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन का रूप है, मतलब कि एक कंडीशन है, एक स्थिति है ना। फ्रैक्शन का कोई ये प्रकार नहीं है, प्रकार हमने 2 ही पढ़ा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लीजिए हमने लिखा 1/2, अब 1/2 और 2/4, 2/4, या मान लीजिए हमने लिखा 3/6। अभी आप लोग देख रहे होंगे, अगर इसको हम सरल करें, इसको हम सरल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको भी लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भिन्न जो 2/4 और 3/6 है, ये क्या है, इक्विवेलेंट तो किसके हैं, 1/2 के। और इसको अगर हम पिक्चरली पिक्चर के रूप में दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं, है ना। ये हम लोग अपने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़े और पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न, समतुल्य या तुल्य खाली कह लीजिए, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली वही है जब दो भिन्नों की वैल्यू एक होती है, दो दो भिन्नों की वैल्यू क्या होती है, एक मतलब समान होती है ना। जैसे हमने लिखा 3/4, 3/4, या हमने लिखा मान लीजिए 3/4 ना लेके मान लीजिए 6/8 लिखा। अब 6/8 का अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना चाहेंगे तो वो 3/4 भी हो सकता है, 12/16 भी हो सकता है। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। और इन भिन्नों को सरल करने पे 3/4 ही मिलेगा, चाहे हम इसको सरल कर लें चाहे इसको सरल कर लें। इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 हुआ। यहाँ हम 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो भी 3/4 हुआ। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू, यानी कि जो सेम भिन्न को, तो एक लिस्ट में ये आप सबके सामने बना दिया कि भिन्नों के इतने केस हो सकते हैं। टाइप तो आप लोग बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि टाइप में 2 ही टाइप के भिन्न होते हैं, एक तो प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। अब यहाँ जो हमने लिखा, एक तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया,
वो समतुल्य भिन्न होती है। समतुल्य कहिए या कहीं कहीं तुल्य भी आपको मिलेगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न होती है, वो हमने समझ लिया। यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश एक होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज और, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न या उसी को कभी कभी मिश्रित भिन्न कहा जाता है। और अगर बाई चांस कहीं पेपर में आपको कहीं भी कंपाउंड फ्रैक्शन करके आ गया, तो कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, और जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होता है, होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों होता है। इसी को चाहे मिश्रित कह लीजिए, चाहे मिश्र कह लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह लीजिए या कंपाउंड फ्रैक्शन कह लीजिए। और इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि 3 सही 1/2, 3 कंप्लीट 1/2। अब बात आती है इनवर्स फ्रैक्शन की। इनवर्स को कहीं कहीं कहा जाता है व्युत्क्रम, या इसी का नाम प्रतिलोम भिन्न भी मिलेगा, व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न मिलेगा। तो इनवर्स फ्रैक्शन यदि अंश और हर को एक्सचेंज कर दिया जाए, अंश और हर को एक्सचेंज कर दिया जाए, तो हमें इनवर्स फ्रैक्शन प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 3/4, 3/4 में 3 अंश है, हर 4 है। अब इसका अगर हमें प्रतिलोम भिन्न निकालना है, तो प्रतिलोम भिन्न इसका क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, तो ये प्रतिलोम भिन्न हो गया, व्युत्क्रम भिन्न हो गया या इनवर्स फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर 1/2 है, तब इसको हम क्या करेंगे, 2/1 कर देंगे। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1/2 का प्रतिलोम भिन्न क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन प्राइमरी कक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को समान और असमान हर वाली भिन्न कहा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, समान लाइक का मतलब समान हर वाली भिन्न, और अनलाइक का मतलब असमान हर वाली भिन्न। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके हर समान होते हैं। जैसे या लिख लीजिए, समान हर वाली भिन्नों को, समान हर वाली भिन्नों को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन या समान हर वाली भिन्न कहा जाता है। बस इतना से समझ लीजिए, है ना। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान हर वाली भिन्नों को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है ना, लाइक फ्रैक्शन। कहीं कहीं सम और विषम भी कहा जाता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि भिन्नों का प्रकार भी हम लोग सम और विषम पढ़े हैं। तो लाइक और अनलाइक को ऐसे याद करिएगा कि समान हर वाली भिन्न और असमान हर वाली भिन्न। तो समान हर वाली भिन्न कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, ये क्या है, ये समान हर वाली भिन्न है। या हमने लिखा मान लो 2/5, 1/5, 3/5, तो ये समान, सबके हर क्या है, यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे 5 5 है, तो ये समान हर वाली भिन्न यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। इसी का उल्टा हो जाएगा असमान हर वाली भिन्न, यानी कि जिनके हर जो है वो डिफरेंट हो, जिनके हर डिफरेंट हो। तो असमान हर वाली भिन्न कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 3/4, 1/2, 2/5, 3/7, इस तरीके से। तो हर जो है अगर यहाँ डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये असमान हर वाली भिन्न कहलाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, और हम लोगों ने भिन्न को अच्छे से समझ लिया, भिन्न के प्रकार समझ लिया, और भिन्न के जितने भी केस बन सकते हैं, 5 केस शायद बने, वो 5 केस हम लोगों ने पढ़ लिया, एक एक करके अच्छे से समझ लिया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक चीज और कि अगर इसके अलावा कोई केस आप लोगों ने सुना होगा, भिन्न का पढ़ा होगा, तो वो भी हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा, और उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। हमारे हिसाब से तो इतने ही भिन्न के केस बनते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।